हेलो स्टूडेंट, कल्याणी आईएएस अकेडमी में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दायमा। आपको एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रथम प्रश्न पत्र की 10वीं यूनिट में आपको पढ़ा रहा हूं। फ्रेंड, पिछली क्लास में मैंने आपको मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के बारे में पढ़ाया था और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं ये कौन होते हैं, इसके बाद में कब या किस समय या किस अधिनियम के तहत हमारे भारत में इस पद की स्थापना की जाती है, इसके बाद में हमारे भारतीय संविधान में इसका वर्तमान में कहाँ पर प्रावधान है, इसके बाद में हमारे भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्य कौन कौन से होते हैं, इसके बाद में इनकी शक्तियाँ कौन कौन सी होती हैं या फिर जो इनकी भूमिका होती है वह किस प्रकार की होती है, इसके बाद में प्रथम कौन थे, वर्तमान कौन थे, ये सब आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ फ्रेंड। ठीक है, तो चलिए इसमें शुरू करते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में। अब जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक होता है तो ये हमारे देश का बहुत एक महत्वपूर्ण पद होता है फ्रेंड, और हमारे भारतीय संविधान में भी बहुत ही महत्वपूर्ण पद इसे बताया गया है। और आपने देखा होगा कि जब भी कोई घोटाला होता है, ठीक है, तो हम सोचते होंगे यार ये घोटाले सब कैसे पकड़ाते हैं, तो इन घोटालों को पकड़ने का काम हमारे एक यही पदाधिकारी है, ये संवैधानिक पदाधिकारी हैं। तो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कैग कहते हैं, क्या कहते हैं, कैग, ये होता है कैग। तो कैग का फुल फॉर्म क्या होगा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा। तो जो आज तक जितने भी घोटाले हुए हैं, ठीक है, तो इन सारे घोटालों को पकड़ने का कार्य हमारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ही करता है, जो आपको हमेशा ध्यान रखना होगा फ्रेंड। ठीक है, अब जो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होते हैं तो ये कैसे काम करते हैं, इनकी नियुक्ति कौन करते हैं, इनको हटाने की प्रक्रिया क्या होगी, ये सब आज के टॉपिक में आपको पढ़ाने वाला हूँ फ्रेंड। ठीक है, तो चलिए इसमें शुरू करते हैं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में। अब जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं तो इस पद की शुरुआत हमारे भारत में कैसे हुई थी, तो देखिए इसमें कि जब हमारे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है, ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जब भारत में व्यापार किया जा रहा था तो धीरे धीरे हम देखते हैं कि हमारे भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी, तो इस ईस्ट इंडिया कंपनी का शुरू में तो उद्देश्य क्या था, भारत में व्यापार करना, लेकिन धीरे धीरे हम देखते हैं कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू कर देती है। और फिर इसके बाद में जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ अधिकारी थे ये घोटाला करना शुरू कर देते हैं, भ्रष्टाचार करना शुरू कर देते हैं। तो इसी कारण से फिर ईस्ट इंडिया कंपनी में एक पद की शुरुआत होती है। तो पहले हम देखेंगे कि इसमें विभाग की शुरुआत हुई और उसके बाद फिर हमारे भारत में इन्हीं अंग्रेजों के द्वारा या ब्रिटेन सरकार के द्वारा हमारे भारत में एक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जैसे पद की स्थापना की जाती है। तो चलिए इसमें देखते हैं। तो 1753 की बात है, 1753 में, तो 1753 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे भारत में लेखा एवं एक लेखा परीक्षण विभाग की स्थापना की थी। आ रहा समझ में। अब जो लेखा एवं लेखा परीक्षण विभाग होता है तो यह विभाग क्या करेगा कि जितने भी आय व्यय का लेखा जोखा होता है, मतलब जितना भी खर्चा होता है, तो कितना पैसा आया है, कितना पैसा गया है, इसका पूरा हिसाब किताब रखने के लिए हमारे भारत में एक विभाग की स्थापना की जाती है। और उस विभाग का नाम क्या हुआ था, उस विभाग का नाम होता है लेखा एवं लेखा परीक्षण विभाग। ठीक है, अब जो लेखा एवं लेखा परीक्षण विभाग होता है तो इसकी स्थापना 1753 में की जा चुकी थी, तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। अब इसके बाद में क्या हुआ, 1857 ईस्वी में, तो 1857 ईस्वी में ये हम देखते हैं कि जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग, तो आपको याद रखना होगा फ्रेंड हमारे भारत में, ठीक है, तो भारत में जो बंगाल थे तो बंगाल का पहला गवर्नर लॉर्ड क्लाइव बना था और गवर्नर जनरल हमारे भारत में पहला वॉरेन हेस्टिंग बना था और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक बना था। और जब 1857 की क्रांति होती है और इसके बाद 1858 का जो भारत शासन अधिनियम आएगा तो उस समय फिर यही गवर्नर जनरल से उसका नाम बदलकर वायसराय कर दिया जाएगा। तो हमारे भारत में हम देखते हैं कि जब 1858 का भारत शासन अधिनियम आया था तो उस समय लॉर्ड कैनिंग ही भारत के प्रथम वायसराय भी बने थे। ठीक है, अब ये जो लॉर्ड कैनिंग थे तो इसके शासनकाल में, लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में एक महालेखक पद, तो महालेखा परीक्षक मतलब ऑडिटर जनरल, ठीक है, तो महालेखा परीक्षक पद का सृजन इस समय किया गया था। और ये जो महालेखा परीक्षक पद था तो ये क्या करता था, तो उस समय हम देखते हैं कि हमारे भारत में 3 प्रेसिडेंसियाँ थी और 3 प्रेसिडेंसी के अलग अलग गवर्नर हुआ करते थे। ठीक है, अब ये कब से शुरुआत हुई कि तीनों का गवर्नर जनरल एक ही होगा,
तो हमारे भारत में जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से इन तीनों ही प्रेसिडेंसी का एक ही गवर्नर जनरल बनाया जाने लगा। पहले 1773 से पहले तीनों प्रेसिडेंसी का अलग अलग गवर्नर हुआ करता था, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में इस महालेखा परीक्षक पद का सृजन किया जाता है, और इसी समय हम देखते हैं जो महालेखा परीक्षक था, ये तीनों प्रेसिडेंसियां कलकत्ता, बंबई और मद्रास, ये आपको याद रखना होगा। तो तीन प्रेसिडेंसी कौन कौन सी थी, तो कलकत्ता, इसके बाद फिर बंबई और मद्रास, ये तीन प्रेसिडेंसियां थी। और तीनों प्रेसिडेंसी का ऑडिट एंड अकाउंटिंग का काम नियंत्रक एवं उस समय इसका नाम था महालेखा परीक्षक, ऑडिटर जनरल उसका नाम होता है उस समय। तो ये महालेखा परीक्षक उस समय इन तीनों प्रेसिडेंसियों के लेखे की जांच करने लगा और इसका अनुमान लगाने लगा कि जो पैसा आपने खर्च किया है वह सही था या नहीं था, या कहीं ऐसा तो नहीं कि घोटाला किया गया है, भ्रष्टाचार किया गया है। तो यह जांच पड़ताल, यह जांच ये महालेखा परीक्षक उस समय से करने लगा था। ये कब की बात है, 1857 की बात है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद में 1858 की बात है, 1858 में। तो 1858 ईस्वी में महालेखाकार का कार्यालय स्थापित किया गया था, और ठीक उसी समय अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत का प्रशासनिक नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया था। आ रहा समझ में। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा फ्रेंड। तो अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारे भारत में इस पद की शुरुआत कब से होती है, तो आपको याद रखना होगा लॉर्ड कैनिंग के समय से। इससे पहले क्या हुआ था, तो इससे पहले 1753 में 1753 में हमारे भारत में लेखा एवं लेखा परीक्षण विभाग की स्थापना की गई थी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा फ्रेंड। और फिर 1857 में क्या हुआ, तो लॉर्ड कैनिंग ने इस पद की स्थापना कर दी। और 1858 में क्या हुआ, तो एक महालेखाकार कार्यालय की स्थापना हमारे भारत में की जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। अब इसके बाद में 1860 में 1860 की बात है, तो 1860 ईस्वी में हमारे भारत में जो ऑडिटर जनरल बने थे पहले, तो उसका नाम क्या था, तो उसका नाम आपको याद रखना होगा एडवर्ड ड्रमंड। तो एडवर्ड ड्रमंड ये हमारे भारत के फर्स्ट ऑडिटर जनरल बनते हैं, ये आपको याद रखना होगा। तो एग्जाम में भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारे भारत के प्रथम ऑडिटर जनरल किसे बनाया गया था, तो ये एडवर्ड ड्रमंड को बनाया गया था फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद में 1866 ईस्वी की बात है, 1866 में। तो 1866 में महालेखाकार पद का नाम बदलकर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक इसका नाम कर दिया जाता है। तो ये 1866 की बात है, 1866 में। इसके बाद में 1884 ईस्वी में भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के रूप में इसे नामित किया जाने लगा। तो 1866 में महालेखाकार पद का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, नियंत्रक महालेखा परीक्षक। और 1884 में 1884 में भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के रूप में इसे नामित किया जाने लगा था। ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसको क्या कहने लगे, तो 1866 में सिर्फ नियंत्रक महालेखा परीक्षक नाम हुआ, और 1860 में एडवर्ड ड्रमंड पहले ऑडिटर जनरल बने थे। और 1884 में क्या कहने लगे इसको, तो 1884 में इसको अब भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कहने लगे, क्योंकि अब भारतीयों को लगने लगा कि यार अंग्रेज सरकार भी हमारे लिए कुछ काम कर रही है। तो इन्होंने भारतीयों के मन में अंग्रेज सरकार का विश्वास बनाए रखने के लिए इन्होंने इसका नाम रख दिया था भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, ठीक है। अब इसके बाद फिर हमारे भारत में एक अधिनियम आता है जिसका नाम था भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम, ठीक है। तो भारत शासन अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम 1919 ये हमारे भारत में आता है, और इस 1919 के भारत शासन अधिनियम को मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। अब इस अधिनियम के अंतर्गत हम देखते हैं कि हमारे भारत में महालेखा परीक्षक को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कर दिया गया। आ रहा समझ में, जो महालेखा परीक्षक था इसको सरकारी नियंत्रण से बिल्कुल मुक्त कर दिया गया, मतलब इस पर सरकार अब नियंत्रण नहीं रखेगी, ये स्वतंत्र होकर कार्य करेगा। और इसी कारण से हम देखते हैं कि हमारे भारत में जब संविधान बन रहा था तो उस समय इसे बिल्कुल स्वतंत्र रखा गया है, ये किसी के दबाव में रहकर काम नहीं करता। आए समझ में। अब इसके बाद में फिर इसको सरकार के नियंत्रण से मुक्त कर दिया गया और इस पद को वैधानिक दर्जा दिया जाता है। आ रहा समझ में। अब वैधानिक दर्जा का मतलब क्या होगा कि इसको कानूनी अधिकार इसे प्रदान किया जाता है। हमारे अधिनियम के माध्यम से कुछ अधिकार प्रदान किए गए थे और अधिनियम बनाकर इसको उच्च पद स्थापित किया जाता है या उच्च पद के रूप में से स्थापित किया गया था, तो ये इसको वैधानिक दर्जा दिया गया। और इस अधिनियम द्वारा भारत में पहली बार
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पद का सृजन किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अगला आ जाता है कि हमारे भारत में फिर अगला अधिनियम आता है भारत शासन अधिनियम 1935। तो हमारे भारतीय संविधान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पद का पद, या जो इस पद की अपन बात कर रहे हैं, कैग की बात कर रहे हैं, तो भारत का जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत या इसके अधीन महालेखा परीक्षक का पद एक नमूने के आधार पर या एक मॉडल के आधार पर इसको हमारे भारत में स्थापित कर दिया गया था। तो जो भारत शासन अधिनियम था ये हमारे भारत का एक सबसे बड़ा अधिनियम था और इसमें जो प्रावधान हुए थे यही के यही प्रावधान एज इट इज हमारे भारतीय संविधान में हमने शामिल कर लिए थे। ठीक है, तो भारत शासन अधिनियम 1935 हमारे भारत में आता है और इस अधिनियम के माध्यम से जो महालेखा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक था इसको एक नमूने के आधार पर, एक मॉडल के आधार पर हमने इसको स्थापित कर दिया। ये 1935 की बात थी। अब इसके बाद में क्या हुआ, तो इसके बाद फिर हमें आज़ादी मिलती है 1947 में। तो याद रखना होगा आपको कि हमारा भारत का संविधान आज़ादी के 1 वर्ष पहले बनना प्रारंभ हो गया था। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हमारे भारत में संविधान बनने की प्रक्रिया 9 दिसंबर 1946 से शुरू हो चुकी थी और कब बनकर समाप्त हुआ था हमारा भारत का संविधान, तो 26 नवंबर 1949 को हमारा भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय कुल लगता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे भारत में, तो जब भारत का संविधान बन रहा था उसी समय हम देखते हैं अब देखिए फ्रेंड, इसमें अगला पॉइंट आता है कि हमारे भारत में एक अधिनियम लाया गया था जो भारत शासन अधिनियम 1935 था। अब भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत हमारे भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को एक नमूने के आधार पर शुरू किया जाता है, एक मॉडल के आधार पर इसको शुरू किया गया था। तो आपको याद कर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत वह कौन सा अधिनियम था जिसमें महालेखा परीक्षक को एक नमूने के आधार पर बनाया गया था, तो ये आपको ध्यान रखना होगा भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। अब इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे भारत में 1946 से, तो 1946 में जब कैबिनेट मिशन आया था तो 1946 से हमारे भारत में संविधान बनना प्रारंभ हुआ और फिर उसके बाद में 1947 में भारत को आज़ादी प्राप्त होती है, भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारे भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की स्थिति क्या है वो अब हम शुरू करते हैं। तो देखिए इसमें कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको हम इंग्लिश में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल और शॉर्ट फॉर्म में इसे हम कैग के नाम से जानते हैं। आ रहा समझ में। अब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को कार्यपालिका से स्वतंत्र एवं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान इसे स्वतंत्रता प्रदान की गई। आ रहा समझ में। तो आज़ादी के समय, आज़ादी के बाद हमारे भारतीय संविधान निर्माताओं ने सोचा कि जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं तो इसे स्वतंत्र किया जाना चाहिए, इसको कार्य करने के लिए कुछ स्वतंत्रताएं होनी चाहिए ताकि बिना किसी के दबाव में आकर यह कार्य कर सके। अगर यह दबाव में रहकर कार्य करेगा तो ठीक से कार्य नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हमारे भारतीय संविधान निर्माताओं ने इसे स्वतंत्रता प्रदान की है और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान इसे स्वतंत्रता प्रदान की गई है। ठीक है, यह स्वतंत्र होकर कार्य करता है, किसी के दबाव में आकर कार्य बिल्कुल नहीं करता। अब इसके बाद देखिए, तो इसके द्वारा हम देखते हैं कि हमारे भारत में जितने भी वित्तीय प्रणाली होती है तो वित्तीय प्रणाली से संबंधित सारे कार्य करता है, या वित्तीय प्रणाली को नियंत्रित करने का कार्य भी करता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे भारत में हम लोग जो टैक्स देते हैं, बिजली का बिल, पानी का बिल, इसके अलावा और भी कई तमाम प्रकार के टैक्स, अब तो हालांकि जीएसटी और एसजीएसटी चल रहा है, तो ये जो हम टैक्स देते हैं तो ये आम जनता का पैसा होता है। ठीक है, अब आम जनता के पैसों का दुरुपयोग ना हो इसलिए हमारे भारत में एक पद की स्थापना की गई जिसका नाम आपको याद रखना होगा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, इसके बाद फिर हमारे भारत में हम देखते हैं कि जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होता है तो यह केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों पर ही वित्तीय नियंत्रण करने का कार्य करता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे भारत सरकार और राज्य सरकार के जितने विभाग होते हैं इनके द्वारा जो खर्च किया जाता है, इन खर्च की पूरी जांच पड़ताल करने का काम हमारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक करता है। आ रहा समझ में। और हमारे भारत के संविधान एवं संसद की विधि के तहत इसे यह अधिकार दिया गया है कि यह वित्तीय प्रशासन का दुरुपयोग होने से उसे बचाए। सरकार के पास जो खजाना होता है, जो पैसा होता है, उसका दुरुपयोग ना हो। ठीक है, और समय समय पर उसके जांच करे और जो भी दोषी है उन दोषी अधिकारियों या पदाधिकारियों या मंत्री जो भी है
उनको दोषी ठहराए, उनके बारे में बताए कि इस मंत्री ने, इस अधिकारी ने इतने करोड़ का घोटाला किया है, ये बताए। तो ये काम कौन करता है? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ही करता है फ्रेंड। आ रहा समझ में? तो आज तक हम देखते हैं कि जितने भी घोटाले हुए हैं, चाहे 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हो, इसके बाद फिर चाहे राष्ट्रमंडल खेल घोटाला हो, चाहे यूरिया घोटाला हो, चारा घोटाला हो, नलकूप घोटाला हो, बोफोर्स तोप घोटाला हो, जितने भी घोटाले हैं, इन सभी घोटालों को पकड़ने का काम हमारे नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने किया है। इसलिए जब संविधान बनाया जा रहा था तो उस समय हमारे भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का पद होता है, तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक भारतीय संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होगा, ये इन्होंने कहा, नियंत्रक महालेखा परीक्षक ने। और इन्होंने कहा कि यह लोकतांत्रिक व्यवस्था में भारत सरकार के रक्षकों में से एक होगा, ये इन्होंने कहा। किसने कहा? ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था फ्रेंड। ठीक है, अब इस प्रकार से हम देखते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण पदाधिकारी इसको बताया था। अब इसके बाद में हमारे भारतीय संविधान में इसका कहाँ पर प्रावधान किया गया है? तो देखिए इसके कुछ संवैधानिक प्रावधान। तो इस भारतीय संविधान के भाग 5 में इस नियंत्रक और महालेखा परीक्षक पद की व्यवस्था की गई है। और किस अध्याय में? तो अध्याय 5 में इसका प्रावधान किया गया है। और किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक इस पद का प्रावधान है? तो आपको याद रखना होगा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक इस पद का प्रावधान किया गया फ्रेंड। आ रहा समझ में? अब इसके बाद में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में 148 में क्या लिखा है? तो इसमें लिखा हुआ है कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इसका मतलब ये हुआ कि भारत के लिए एक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होगा, यह भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा। और यह प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत किया गया है। इसके बाद में हमारे भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का प्रावधान भी अनुच्छेद 148 में ही किया गया है। और इनकी नियुक्ति हमारे भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, जो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। इसके बाद फिर आर्टिकल 149 अनुच्छेद 149 में क्या लिखा हुआ है? तो इसमें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्य और उनकी शक्ति का वर्णन किया गया है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कार्य कौन कौन से हैं और इनकी शक्तियां कौन कौन सी है, ये भी मैं आपको आगे पढ़ाने वाला हूं। इसके बाद फिर अनुच्छेद 150 में क्या लिखा है? तो आर्टिकल 150 में लिखा हुआ है कि संघ तथा राज्यों के लेखों के प्रकार का वर्णन इसमें किया गया है। तो केंद्र सरकार के लेखे और राज्य सरकार के लेखे, इन दोनों ही प्रकार का वर्णन किया गया है। और इन दोनों ही लेखों की जांच हमारा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कर सकता है। यह प्रावधान भी इस अनुच्छेद 150 में है। इसके बाद फिर अंकेक्षण या प्रतिवेदन, मतलब यह हुआ कि हमारा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जब जांच करेगा, ये जो लेखे होते हैं, इन लेखाओं की जब जांच करेगा तो उसको कहते हैं वाणिज्य की भाषा में अंकेक्षण, और इंग्लिश में इसको हम कहते हैं ऑडिटिंग। और जब इसकी ऑडिटिंग करेगा और एक प्रतिवेदन, एक रिपोर्ट तैयार करेगा हमारा कैग, तो यह रिपोर्ट हमारा कैग किसे देगा? तो आपको याद रखना होगा कि जो प्रतिवेदन होता है या जो रिपोर्ट होती है, तो यह रिपोर्ट या यह प्रतिवेदन हमारे नियंत्रक महालेखा परीक्षक भारत सरकार के प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देते हैं, और राज्य सरकार के प्रतिवेदन हमारे नियंत्रक महालेखा परीक्षक राज्य के राज्यपाल को देते हैं। और फिर ये दोनों ही हमारे भारतीय संविधान के पदाधिकारी, मतलब उधर राष्ट्रपति और इधर राज्यों में राज्यपाल। तो उधर हमारे कैग ने राष्ट्रपति को जो प्रतिवेदन दिया है, तो राष्ट्रपति उस प्रतिवेदन को संसद में रखवाते हैं, और इधर राज्यों में जो राज्यपाल को प्रतिवेदन दिया गया है, तो राज्यपाल इस प्रतिवेदन को विधानमंडल में रखवाता है। आ रहा समझ में? तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो इस प्रकार से कुछ इंपोर्टेंट आर्टिकल कैग से रिलेटेड हैं जो आपको याद रखना होगा, एग्जाम में इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर है? अब इसके बाद में आगे देखिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की योग्यता के बारे में। अब हमारा जो भारतीय संविधान है, तो भारतीय संविधान में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की योग्यता के बारे में कोई विशेष वर्णन नहीं किया गया है, और लेकिन फिर भी हमारे भारत की संसद के द्वारा एक कानून बनाकर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की योग्यता का वर्णन किया गया है। तो देखिए इसमें कुछ योग्यता का निर्धारण है। तो यहाँ पर देखिए पहली योग्यता क्या होनी चाहिए कि भारत का नागरिक हो। आ रहा समझ में? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पहली योग्यता क्या है। तो पहली योग्यता यह है कि वह भारत का नागरिक हो, और इसके बाद में लोकवित्त का उसे विशेष ज्ञान हो। लोकवित्त मतलब हमारे जो सरकारी लेखा होता है, इसका विशेष ज्ञान हो। इसके बाद में कम से कम वह 10 वर्ष तक पब्लिक सर्वेंट रहा हो या लोक सेवक रहा हो। लोक सेवक मतलब IAS ऑफिसर रहा हो, या इसके अलावा और भी कोई ना कोई सरकारी पद
जिस पर 10 साल तक उसने कार्य किया है। ठीक है, तो ज़्यादातर आपने देखा होगा कि जितने भी नियंत्रक महालेखा परीक्षक होते हैं ज़्यादातर आईएएस ऑफिसर्स को ही इस पद पर पदस्थ किया जाता है या नियुक्त किया जाता है। इसके बाद में ऐसे हम देखते हैं कि हमारे भारत के प्रथम भारतीय सीएजी कौन बने थे, तो भारत के प्रथम सीएजी, यहाँ पर सीएजी का फुल फॉर्म क्या है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये इसका फुल फॉर्म होता है और हिंदी में इसको हम कहते हैं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो ऐसे भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, तो प्रथम भारतीय कैग कौन बने थे, प्रथम भारतीय सीएजी बने थे, यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा श्री नरहरि राव। ठीक है, तो श्री नरहरि राव ये हमारे भारत के प्रथम भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बने थे, जो आपको याद रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद में फिर आ जाते हैं भारत के वर्तमान सीएजी कौन है, तो भारत के वर्तमान सीएजी श्री गिरीश चंद्र मुर्मू, ये हमारे भारत के प्रथम सीएजी वर्तमान सीएजी हमारे। तो इसको एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए भारत के प्रथम सीएजी कौन बने थे, तो आपको याद रखना होगा ये श्री नरहरि राव, और वर्तमान में कौन है नियंत्रक महालेखा परीक्षक, तो श्री गिरीश चंद्र मुर्मू। तो यहाँ पर आप जो तस्वीर देख रहे हैं ये गिरीश चंद्र मुर्मू जी की तस्वीर है, जो आपको याद रखना होगा। और ये कब से हैं सीएजी के पद पर, तो आपको याद रखना होगा 8 अगस्त 2020 से ये अभी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के पद पर पदस्थ हैं, जो आपको याद रखना होगा फ्रेंड। अब इसके बाद में नियंत्रक महालेखा परीक्षक मतलब कैग की नियुक्ति कौन करते हैं, तो आपको याद रखना होगा कि कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आ रहा समझ में, तो हमारे भारत के राष्ट्रपति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करते हैं। इसके बाद में इन्हें शपथ कौन दिलाता है, तो इन्हें शपथ भी हमारे भारत के राष्ट्रपति ही दिलाते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब राष्ट्रपति इन्हें नियुक्त जरूर कर लेते हैं परंतु हटा नहीं सकते, राष्ट्रपति अपनी इच्छा से इन्हें हटा नहीं सकते, तो इनके लिए एक प्रक्रिया होगी, तो वो प्रक्रिया क्या है ये आपको मैं आगे बता रहा हूं। तो अब यहाँ पर देखिए फिर इसमें अगला है कि इनका कार्यकाल कितना है, इनका टेन्योर कितना होगा। ठीक है, तो जो हमारे भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होते हैं इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष, इनमें से जो भी पहले हो तब तक ये अपने पद पर कार्य करते हैं, जो आपको ध्यान रखना होगा। आ रहा समझ में, तो 6 वर्ष या 65 वर्ष, इनमें से जो भी पहले हो तब तक ये अपने पद पर काम करेंगे। अब ये कैसे काम करेंगे, तो देखो जैसे मान लीजिए कि जो गिरीश चंद्र मुर्मू जी है ये अभी मान लीजिए कि कितने साल के, एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो मान लीजिए कि अभी गिरीश चंद्र मुर्मू जी कितने साल के हैं, 55 साल के उनकी एज है। अब 55 साल इनकी आयु है वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू की, तो ये कब तक रहेंगे, तो ये 6 साल तक रहेंगे। 6 साल तक मतलब कि जैसे ही ये 61 ईयर के होंगे, मतलब जैसे इनके 6 साल पूरे हुए और इनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, ये रिटायर हो जाएंगे। फिर इसके बाद में मान लीजिए कि गिरीश चंद्र मुर्मू जी अभी 63 साल के हो, 63 ईयर के हो, तो ये कितने साल काम कर पाएंगे, 2 साल, मतलब 65 ईयर की एज तक ये काम कर पाएंगे, 2 साल तक ये काम कर पाएंगे बस। तो 6 वर्ष या 65 वर्ष, इनमें से जो भी पहले हो जाए तब तक ये अपने पद पर कार्य करते हैं, जो आपको याद रखना होगा। और अगर मान लीजिए कि हमारे नियंत्रक महालेखा परीक्षक को इससे पहले भी उन्हें अगर त्यागपत्र देना हो तो ये अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है फ्रेंड, अब इसके बाद में इनको पद से हटाया कैसे जाता है, तो इनको पद से हटाने के लिए एक प्रक्रिया का प्रावधान संविधान में किया गया है। हमारे राष्ट्रपति कभी भी इन्हें इच्छा से नहीं हटा सकते, तो इनको उसी तरह से हटाया जा सकता है जिस प्रकार से हमारे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। तो उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय या हमारे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को जिस विधि से हटाया जाता है उसी प्रक्रिया से इन्हें भी हटाया जा सकता है। अब उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को कैसे हटाते हैं, तो आपको मैंने पिछले लेक्चर्स में कई बार आपको बताया है कि जो नियंत्रक हमारे जो उच्चतम न्यायालय के या सर्वोच्च न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं इनको हटाने के लिए सदन में, मतलब संसद के जो दोनों सदन है लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, तो लोकसभा और राज्यसभा में इन दोनों ही सदनों में, दोनों में से किसी भी एक सदन में इन्हें हटाने के लिए वहाँ पर संकल्प प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, अब किसी भी सदन में रखा जाएगा तो जिस सदन में रखा गया है उसे 2/3 बहुमत से उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से एक सदन में पारित करना पड़ेगा, और एक सदन पारित करेगा फिर दूसरे सदन में जाएगा और दूसरा सदन उस पर विचार करेगा। विचार करने के बाद अगर दूसरा सदन भी उस संकल्प को 2/3 बहुमत से, मतलब विशेष बहुमत से उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से उसे भी पारित कर देते हैं, तो फिर इन्हें अपना इस्तीफा देना होगा, फिर हमारे राष्ट्रपति ने हटाएंगे। तो ये इनके हटाने की
प्रक्रिया होती है, ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। अब हटाने का आधार क्या होगा, इनको कैसे हटाए जाएंगे, तो इनको हटाने का जो आधार है वो आपको याद रखना होगा कि दुर्व्यवहार और अयोग्यता। अब दुर्व्यवहार या अयोग्यता का मतलब क्या हो जाता है, तो इसी को अपन कहते हैं दूसरे शब्दों में इसे सिद्ध कदाचार, इसे क्या कहा जाता है, इसे सिद्ध कदाचार कहते हैं और असमर्थता कहते हैं। आ रहा समझ में, तो सिद्ध कदाचार और असमर्थता का मतलब क्या हुआ, तो सिद्ध कदाचार मतलब कोई गलत व्यवहार इन पर सिद्ध हो जाए। तो गलत व्यवहार कैसा, दुर्व्यवहार कैसा, जैसे मान लीजिए कि ये भ्रष्टाचार के मामले में पाए जाए, या फिर किसी मर्डर के केस में, या फिर और कहीं पर कोई भी मामला हो, तो उस मामले में अगर ये पाए जाते हैं और ये मामला सिद्ध हो जाए तो ये कहलाएगा सिद्ध कदाचार, तब इन्हें हटाया जाएगा। और असमर्थता, तो जब ये काम करने में असमर्थ ना हो, जैसे लंबे समय से बीमार हो, काम नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे स्थिति में इनको हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया सदन में या हमारी संसद में प्रारंभ की जाती है। और जब ये प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है, अगर ये संकल्प दोनों सदनों से दो तिहाई बहुमत से पारित हो जाते हैं, तो हमारे राष्ट्रपति को अधिकार है कि इन्हें हटा दे। फिर आ रहा समझ में, तो इस प्रकार से ये इनके लिए हटाने का प्रावधान हमारे भारतीय संविधान में किया गया है फ्रेंड। अब इसके बाद में आगे देखिए कि हमारे नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की स्वतंत्रता क्या है। तो इनकी स्वतंत्रता देखिए यहाँ पर कि कार्यकाल की सुरक्षा मुहैया इन्हें कराई जाती है कि जब तक अपने पद पर कार्य करेंगे ये स्वतंत्र होकर कार्य करेंगे, और एक बार जब इन्हें पद पर नियुक्त कर लिया जाएगा तो कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। आ रहा समझ में। इसके बाद में हमारे संविधान के तहत या संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि हमारे राष्ट्रपति ने नियुक्त तो कर लेते हैं, परंतु राष्ट्रपति कैसे हटाएंगे, तो बोले कि राष्ट्रपति की लिखित कार्यवाही के जरिए ही हटा सकते हैं। तो लिखित कार्यवाही कैसे, तो इनको हटाने के लिए दोनों सदन में, लोकसभा या राज्यसभा में, दोनों ही सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से जब संकल्प पारित होगा तभी हटाया जा सकता है, अन्यथा नहीं हटाया जा सकता। फिर इसके बाद में अगली स्वतंत्रता यह है कि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करते। तो प्रसाद पर्यंत का मतलब क्या हो जाता है, तो राष्ट्रपति की कृपा, राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार हमारे नियंत्रक महालेखा परीक्षक पद धारण नहीं करते। आ रहा समझ में। तो प्रसाद पर्यंत का होता है मतलब इच्छा तक, मतलब हमारे राष्ट्रपति की इच्छा पर ये पद धारण नहीं करते, राष्ट्रपति ने हमेशा हटा नहीं सकते। आ रहा समझ में। इसके बाद फिर अगला है कि जब ये अपना पद छोड़ते हैं, तो ये जब अपना पद छोड़ देंगे, जब ये रिटायर हो जाते हैं, तो रिटायर होने के बाद में हमारी भारत सरकार के अधीन और हमारे राज्य सरकार के अधीन कोई भी पद ग्रहण नहीं कर सकते। आ रहा समझ में। तो भारत सरकार का ऐसा कोई पद जो सरकार के अधीन रहकर इन्हें कार्य करना पड़े, तो ऐसे पद पर रिटायरमेंट के बाद में ये उस पद पर नहीं जा सकते, उस पद के लिए कार्य नहीं कर सकते। ऐसे राज्य सरकार का अगर कोई पद है जिसमें राज्य सरकार के नियंत्रण में रहकर कार्य करना पड़े, तो ऐसा कोई पद ये धारण नहीं करेंगे। इसके बाद में अगला है कि कोई भी मंत्री संसद के दोनों सदनों में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का प्रतिनिधित्व भी नहीं कर सकता। यह भी स्वतंत्रता इन्हें प्रदान की गई है, हमारे कैग को या नियंत्रक महालेखा परीक्षक को। अगली स्वतंत्रता इनकी यह है कि कोई भी मंत्री उसके द्वारा किए गए कार्य, मतलब नियंत्रक महालेखा परीक्षक के द्वारा किए गए कार्य की जिम्मेदारी भी नहीं ले सकता। फिर इसके बाद में जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होता है, तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कार्यालय में जितना भी व्यय होता है, खर्चा होता है, वहां के जितने भी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनका जो भी खर्चा होता है, इसके बाद प्रशासनिक व्यय होता है, जितना वेतन होता है, भत्ते होते हैं, और इसके बाद में इन सब की पेंशन होती है, ये सब कहां से दी जाएगी, तो ये सब संचित निधि से दी जाएगी। और संचित निधि का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 में किया गया है, आर्टिकल 266 में किया गया है, तो आपको याद रखना होगा। और इस संचित निधि का मतलब क्या है कि सदन में, मतलब लोकसभा में या हमारी राज्यसभा में, तो लोकसभा में या हमारे संसद के सदनों में इस पर सिर्फ चर्चा हो सकती है, मतदान नहीं हो सकता। ठीक है फ्रेंड। इसके बाद में इनका वेतन और अन्य सेवा शर्तें ये सब संसद के द्वारा निर्धारित होते हैं। और इसके बाद में इनका वेतन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होता है, तो इसको याद रखना होगा फ्रेंड। एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इनका वेतन कितना होता है, तो इनका वेतन 2,50,000 मतलब 2.5 लाख रुपए होता है। और किसके समान होगा, तो जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनके वेतन के समान इनका वेतन भी होगा, नियंत्रक महालेखा परीक्षक का। इसके बाद में इनके वेतन में और अनुपस्थिति, छुट्टी, पेंशन या निवृत्ति की आयु के संबंध में
उसके अधिकारों में उसकी नियुक्ति के बाद कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं होगा। ये इसमें स्पष्ट प्रावधान है फ्रेंड, जो आपको याद रखना होगा। तो ये सब इनकी स्वतंत्रता के बारे में हमने यहाँ पर आपको बताया है। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और हम आपको बताते हैं कि जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक होते हैं इसके कार्य क्या हैं, इनकी शक्तियाँ कौन कौन सी हैं। आ रहा समझ में। अब देखिए यहाँ पर, तो जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक होते हैं, तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ये हमारे भारत में सबसे बड़े सरकारी लेखों के अधिकारी होते हैं। मतलब जो सरकारी लेखे होते हैं इन सब की जांच करना, इस मामले में सबसे बड़े अधिकारी होते हैं। इनसे बड़ा कोई अधिकारी हमारे भारत में नहीं होता। आ रहा समझ में। तो ऑडिट एंड अकाउंटिंग के मामले में हमारे इंडिया में सबसे बड़ा पद है यह नियंत्रक महालेखा परीक्षक का। अब एक बार फिर से मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि हमारे भारत में अभी तक जितने भी घोटाले हुए हैं, ये सारे घोटालों को पकड़ने का काम हमारे नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ही करते हैं फ्रेंड। ठीक है, देखिए इनके कार्य और शक्तियां क्या क्या हैं। तो आपको एक अधिनियम याद रखना होगा। तो संसद ने महालेखा परीक्षक अधिनियम 1971 पारित किया। 1971 में एक अधिनियम पारित किया जाता है और यह अधिनियम का नाम क्या था, तो महालेखा परीक्षक अधिनियम 1971। इसमें किसका वर्णन किया था, तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कार्य और उनकी शक्तियों का वर्णन इसमें किया था। और इस अधिनियम को 1976 में केंद्र सरकार ने लेखा परीक्षा से लेखा को अलग करने हेतु संशोधित भी किया था। तो 1971 में ये जो अधिनियम बनाया गया था, महालेखा परीक्षक अधिनियम 1971, इसके तहत हम देखते हैं कि हमारे नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियां और सेवा शर्तें, इन सभी का प्रावधान इसमें स्पष्ट किया जाता है। और 1976 का जो अधिनियम फिर लाया जाता है, तो 1976 में हम देखते हैं कि इस अधिनियम में थोड़ा सा केंद्र सरकार ने संशोधन किया और इसमें यह प्रावधान कर दिया कि जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होते हैं, तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ये दोनों को अलग अलग कर दिया जाता है। आ रहा समझ में। तो जो महालेखा परीक्षक होता है इसे नियंत्रक के पद से मुक्त कर दिया गया। कब की बात है, 1976 में। तो ये सिर्फ केंद्र के स्तर पर हुआ है, बाकी राज्यों के स्तर पर तो आज भी हम देखते हैं कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक एक ही अधिकारी कार्य करता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। अब इसके बाद में इनका पहला काम देखिए, तो पहला काम क्या है कि हमारे नियंत्रक महालेखा परीक्षक भारत की संचित निधि और प्रत्येक राज्य की संचित निधि और प्रत्येक संघ शासित प्रदेश जहां विधानसभा हो से भी जो व्यय होता है और इनके व्यय संबंधी लेखाओं की पूरी परीक्षा करने का कार्य हमारे नियंत्रक और महालेखा परीक्षक करते हैं। तो केंद्र सरकार की संचित निधि हो, राज्य सरकार की संचित निधि हो, चाहे केंद्र शासित जो प्रदेश होते हैं, तो उनके द्वारा जो भी व्यय किया जाता है, इन सभी व्यय, इन सभी खर्चों की लेखाओं की जांच करने का कार्य हमारा नियंत्रक महालेखा परीक्षक करता है। इतना अधिकार होता है इसको फ्रेंड। केंद्र सरकार का कोई सा भी विभाग हो, राज्य सरकार का कोई सा भी विभाग हो, और इन विभागों के द्वारा जो खर्चा किया जाता है, इन विभागों के द्वारा जो पैसा व्यय किया जाता है, तो कहां पर अनावश्यक खर्च किया गया है, कहां पर आवश्यक खर्च किया गया है, इन सभी खर्चों की जांच करने का अधिकार हमारे नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को है। इसके बाद फिर अगला आ जाता है दूसरा, कि वह भारत की संचित निधि और भारत के लोक लेखा सहित प्रत्येक राज्य की आकस्मिकता निधि और प्रत्येक राज्य के लोक लेखा से संबंधित व्यय, इसकी भी परीक्षा करता है। आ रहा समझ में। तो केंद्र सरकार की संचित निधि से जो पैसा खर्च होता है उसकी जांच करना इसका कार्य होता है। इसके बाद फिर जो लोक लेखा हमारे राज्यों में जो आकस्मिकता निधि होती है उसकी भी जांच करता है। केंद्र सरकार के आकस्मिकता निधि से कोई धन खर्च हो, और आकस्मिकता निधि का प्रावधान केंद्र के स्तर पर कहां पर किया गया है, तो हमारी केंद्र सरकार के आकस्मिकता निधि का प्रावधान भारतीय संविधान का अनुच्छेद 267 में आर्टिकल 267 में किया गया है। तो आकस्मिकता निधि का मतलब क्या हो जाएगा, तो जब अचानक कोई ऐसी कोई भी समस्या उत्पन्न हो, आपातकाल, जैसे अपन देखते हैं कि आर्थिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाए, या राष्ट्रीय आपदा उत्पन्न हो जाए, या प्राकृतिक आपदा, या फिर कोई भी कृत्रिम आपदा, जैसे भी कोई आपदा हो, तो आपदा के समय मान लीजिए कि सरकार के पास पैसा खत्म हो जाए, तो ऐसी स्थिति में ये आकस्मिकता निधि से धन खर्च किया जाता है, और इससे जो धन खर्च होगा इसकी भी जांच हमारा नियंत्रक महालेखा परीक्षक करता है। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। और इसके बाद में प्रत्येक राज्य के जितने भी लोक लेखा होते हैं, इससे जितने व्यय हुआ है, तो इन सभी के व्यय की जांच करने का कार्य हमारा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक करता है। अब इसके बाद देखिए अगला कार्य इसका क्या है हमारे नियंत्रक महालेखा परीक्षक का, तो अगला कार्य इसका यह है कि केंद्र सरकार के लेखों से संबंधित जो रिपोर्ट होती है, तो ये रिपोर्ट हमारे राष्ट्रपति को देता है।
और राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद में रखवाते हैं। फ्रेंड, इसको जरूर याद रखना, क्योंकि एग्जाम में एक बार नहीं कई बार एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जाता है। और इंडिया में जितने भी कंपटीशन एग्जाम्स होती है उन कंपटीशन एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, कि हमारे नियंत्रक महालेखा परीक्षक के द्वारा केंद्र सरकार के जो लेखे तैयार किए जाते हैं या जो रिपोर्ट तैयार की जाती है, तो यह रिपोर्ट हमारे नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग ये रिपोर्ट किसे देते हैं, तो हमारे राष्ट्रपति को रिपोर्ट देते हैं और रिपोर्ट को राष्ट्रपति संसद में रखवाते हैं। और संसद में हमारी जो लोक लेखा समिति होती है वो इस रिपोर्ट की जाँच करती है और जाँच करने के बाद फिर जो भी घोटाला हो या ना हो फिर इस पर चर्चा होती है संसद में। इसके बाद में ऐसे ही राज्य सरकार के जो लेखे होते हैं, तो राज्य सरकार से संबंधित जो लेखे होते हैं, रिपोर्ट होती है, ये राज्यपाल को देते हैं, जो राज्यपाल राज्य के विधानमंडल में रखवाते हैं। आगे समझ में। इसके बाद में फिर अब मान लीजिए कहीं पर घोटाला हुआ है, तो घोटाला पहले पकड़ेगा कौन, तो घोटाला पकड़ेगा हमारा कैग। फिर इसके बाद में इस रिपोर्ट को जब राष्ट्रपति को दिया, राष्ट्रपति रखवाएंगे संसद में, संसद देगी किसको, लोक लेखा समिति को, और राज्य के विधानमंडल रिपोर्ट किसको देंगे, लोक लेखा समिति को। तो याद रखना फ्रेंड, केंद्र के स्तर पर भी लोक लेखा समिति होती है, राज्यों के स्तर पर भी लोक लेखा समिति होती है। ठीक है, तो लोक लेखा समिति फिर कैग ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है इसको देखेगी, इसको पढ़ेगी, इसको समझेगी, और जहां पर समझ में ना आए तो हमारे नियंत्रक महालेखा परीक्षक से कुछ मार्गदर्शन भी ये समिति ले सकती है। और नियंत्रक महालेखा परीक्षक इसे मार्गदर्शन देता है लोक लेखा समिति को। इसलिए हम कहते हैं कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक लोक लेखा समिति का मित्र एवं मार्गदर्शक होता है फ्रेंड। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अगला जाता है इसमें तीसरा पॉइंट, कि वह केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के किसी भी विभाग के द्वारा जो भी खर्चा होता है या जो ट्रेडिंग की जाती है या जो लाभ और हानि से संबंधित जितने भी लेखा होते हैं और जो भी लेखा, इन सब का लेखा परीक्षण का कार्य हमारा नियंत्रक महालेखा परीक्षक करता है फ्रेंड। ये आपको याद रखना होगा। इसके बाद फिर अगला कार्य है इसका कि केंद्र और प्रत्येक राज्य की प्राप्तियां और जो व्यय होता है, प्राप्तियां मतलब जितना पैसा आया है, ठीक है, और इसकी जांच करना। फिर इसके बाद में जो पैसा खर्च हुआ है, इन सभी का लेखा परीक्षण का कार्य हमारा नियंत्रक महालेखा परीक्षक करता है। फिर इसके बाद में अगला कार्य क्या है कि वह राष्ट्रपति की स्वीकृति के साथ या राष्ट्रपति द्वारा मांगे जाने पर जो भी प्राप्तियां, स्टॉक लेखाओं की भी लेखा परीक्षा हमारा नियंत्रक महालेखा परीक्षक कर सकता है फ्रेंड। और इसके बाद फिर इसका अगला कार्य हो जाता है कि राष्ट्रपति को केंद्र और राज्यों के लेखाओं के संबंध में हमारा नियंत्रक महालेखा परीक्षक सलाह भी देता है फ्रेंड। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अब देखिए फ्रेंड, इसमें नियंत्रक महालेखा परीक्षक का अगला कार्य क्या है सीएजी का, कि वह ऋण, जमा निधि और जमा अग्रिम, इसके बाद में बचत धन प्रेषण। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे भारत में सरकार के द्वारा जो ऋण लिया जाता है, इसके बाद में जो जमा पूंजी होती है या जो जमाएं होती है, इसके बाद फिर कोई अग्रिम धन अगर है या फिर कोई अग्रिम जमा राशि है या फिर इसके बाद कोई बचत खाता है, और इसके बाद में धन मतलब जो पैसा या धनराशि व्यवसाय के लिए जो खर्च की गई है, तो कितना पैसा सरकार ने लिया है, कितना पैसा दिया है, इन सभी के लेन देनों की जांच करना भी हमारा नियंत्रक महालेखा परीक्षक ही करता है। इसके बाद में नियंत्रक महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति या राज्यपाल के निवेदन पर किसी अन्य प्राधिकरण के लेखाओं की भी लेखा परीक्षा कर सकता है। तो अगर हमारे राष्ट्रपति कहे कि किसी ट्रिब्यूनल या कोई भी प्राधिकरण है, ठीक है, कोई भी अधिकरण है, इसके लेखाओं की जांच करना है, तो भी हमारा नियंत्रक महालेखा परीक्षक उस प्राधिकरण के लेखाओं की जांच कर सकता है फ्रेंड। इसके बाद में हमारे राज्यपाल ने अगर निवेदन किया है तो राज्यपाल के निवेदन के आधार पर भी हमारे नियंत्रक महालेखा परीक्षक किसी प्राधिकरण, किसी अधिकरण या किसी ट्रिब्यूनल के लेखाओं की भी जांच कर सकता है। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे भारत में स्थानीय निकायों का लेखा परीक्षण का कार्य भी हमारा नियंत्रक महालेखा परीक्षक करता है। तो आपको याद होगा कि जब हमारे भारत में विनोद राय ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक थे, तो श्री विनोद राय जी ने बताया था कि हमारे भारत में स्थानीय निकायों में जैसे जो पंचायती राज होता है, तो इस पंचायती राज में जो नरेगा कार्यक्रम चलाया जा रहा है, तो नरेगा, ध्यान रखना फ्रेंड, अधिनियम है, तो इस नरेगा में बहुत धांधली हो रही है, इस नरेगा में भ्रष्टाचार बहुत हो रहा है, ये श्री विनोद राय जी ने बताया था जब वे सीएजी थे तब। ठीक है फ्रेंड। और इसके बाद में फिर इनका लास्ट कार्य हो जाता है कि ये हमारे राष्ट्रपति की स्वीकृति के साथ ही राष्ट्रपति के द्वारा मांगे जाने पर प्राप्तियों या स्टॉक लेखाओं की भी लेखा परीक्षा हमारा नियंत्रक महालेखा परीक्षक कर सकता है फ्रेंड। तो ये सब इनको अधिकार दिया गया है, ये सभी कार्य और शक्तियां हमारे नियंत्रक महालेखा परीक्षक के पास है। ठीक है फ्रेंड।
इसके बाद देखिए इनकी भूमिका क्या होगी। तो इनकी भूमिका के बारे में हम देखते हैं कि वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में भारत के संविधान एवं हमारी संसदीय विधि की रक्षा के प्रति महालेखा परीक्षक उत्तरदायी होता है। आ रहा समझ में। तो संसद के द्वारा जो भी विधि बनाई जाती है और इसके बाद में तो ये संसदीय विधि की रक्षा के प्रति हमारा महालेखा परीक्षक उत्तरदायी है फ्रेंड। लेकिन किस मामले में? सिर्फ वित्तीय प्रशासन के मामले में। वित्त प्रशासन का मतलब कि आज हम देखते हैं कि जितना भी पैसा आया है, पैसा गया है, इन सबको हम वित्तीय प्रशासन में शामिल करते हैं। ठीक है। अब इसके बाद में अगला जाता है कि हमारी कार्यपालिका। कार्यपालिका मतलब जो हमारी मंत्रिपरिषद है, तो कार्यपालिका का संसद के प्रति वित्तीय प्रशासन का उत्तरदायित्व केग की लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों के माध्यम से ही सुनिश्चित होता है। आ रहा समझ में। इसका मतलब ये हुआ कि वित्तीय प्रशासन के प्रति उत्तरदायी कौन है? तो हमारा केग होता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो जो कार्यपालिका है, तो कार्यपालिका उत्तरदायी तो है, लेकिन ये पूरा लेखा परीक्षा का प्रतिवेदन कौन तैयार करेगा? ये हमारा नियंत्रक महालेखा परीक्षक करता है। ये आपको ध्यान रखना होगा वित्तीय प्रशासन के मामले में। फिर इसके बाद में अगला जाता है कि महालेखा परीक्षक संसद का एजेंट होता है और खर्च का लेखा परीक्षण भी करता है, और इस तरह वह केवल संसद के प्रति जिम्मेदार होता है। ध्यान रखना फ्रेंड। लेकिन किस मामले में? सिर्फ एक मामले में, वित्तीय क्षेत्र के मामले में। आ रहा समझ में। तो सरकार के किसी विभाग ने कितना पैसा खर्च किया है, कितना पैसा लिया है, कितना पैसा दिया है, ये सभी, इन सभी की जांच करना हमारा नियंत्रक महालेखा परीक्षक ही करता है। तो इसके प्रति जिम्मेदार है बस ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर लेखा परीक्षा संहिताओं या नियमावलियों की रचना करता है, और अन्य लेखा परीक्षाओं को पूरा करने के लिए भी नियमावलियों के संबंध में सरकार से स्वीकृति लेनी पड़ती है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि जो भी पैसा खर्च होता है, अगर इसके लिए मान लीजिए कोई नियम बनाना है, तो ये नियम तो बना कर दे देगा, लेकिन ये नियम खुद लागू नहीं कर सकता। ये नियम लागू कौन करेगी? हमारी केंद्र सरकार उसे लागू करेगी। ठीक है। ये तो एक सलाह दे सकता है कि हम खर्चों पर कटौती के लिए, खर्चों पर नियंत्रण के लिए ये कार्य कर सकते हैं, ये नियम है। अब सरकार उसे माने या ना माने, सरकार की इच्छा होती है। फिर इसके बाद में वह सरकारी व्यय की तर्क संगतता और मितव्ययता की भी जांच करता है, और व्यर्थ के दिखावे पर भी टिप्पणी करता है। इसका अर्थ ये हुआ कि मान लीजिए कई बार क्या होता है कि हमारी सरकार झूठे दिखावे में कई पैसा खर्च कर देती है। आ रहा समझ में। तो जो अनावश्यक पैसा खर्च होता है, तो उसको भी ये बताता है कि अनावश्यक खर्च नहीं करना चाहिए। जैसा आपने देखा होगा कि हम लोग भी कई बार क्या करते हैं कि दिखावे में पैसा अनावश्यक खर्च कर देते हैं। तो ऐसे अनावश्यक खर्च कभी कभी हमारी सरकार भी कर देती है। तो ये बताता है हमारा क्या कि अनावश्यक खर्च न करें। आ रहा समझ में। तो ये सब इसकी भूमिकाएं होती है हमारे नियंत्रक महालेखा परीक्षक के फ्रेंड, जो आपको याद रखना होगा। अब इसके बाद में जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक होता है और हमारी लोक लेखा समिति होती है। तो देखिए इसमें एग्जाम में आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि लोक लेखा समिति का मित्र एवं मार्गदर्शक किसे कहा जाता है? तो ये कैग को कहते हैं। तो क्यों कहते हैं, देखिए इसके बारे में। तो संसद के द्वारा कैग के प्रतिवेदन को लोक लेखा समिति को सौंपा जाता है। तो आपको याद रखना है कि केंद्र सरकार के जितने विभाग होते हैं, और इन सभी विभागों का प्रतिवेदन, इन सभी विभागों के जो लेखा जोखा होता है तैयार कौन करता है? तो इन सभी विभागों की लेखा तैयार हमारा नियंत्रक महालेखा परीक्षक करता है। और इन लेखाओं से संबंधित जो प्रतिवेदन तैयार किया है कैग ने, यह प्रतिवेदन हमारे राष्ट्रपति को कैग देते हैं, और राष्ट्रपति इस प्रतिवेदन को संसद में रखवाते हैं, और संसद इस प्रतिवेदन की जांच करती है, इस रिपोर्ट की जांच करती है। आ रहा समझ में। और लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। 22 में से 15 अपनी लोकसभा के होते हैं, और 7 सदस्य राज्यसभा के होते हैं। ऐसे दोनों सदनों के सदस्य इसमें बैठते हैं। और ये सदस्य जो यहाँ पर इनको प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, तो इस प्रतिवेदन की ये भी तो जांच पड़ताल करती है लोक लेखा समिति। और जब लोक लेखा समिति को मान लो कहीं पर कुछ समझ में नहीं आता है, तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक से मार्गदर्शन मांगते हैं ये लोक लेखा समिति के सदस्य। इसीलिए लोक लेखा समिति का मित्र एवं मार्गदर्शक कहा जाता है नियंत्रक महालेखा परीक्षक को। ठीक है फ्रेंड। इसके बाद में जो लोक लेखा समिति होती है, तो लोक लेखा समिति अपना प्रतिवेदन फिर से संसद में प्रस्तुत करती है, और कैग प्रतिवेदन को समझने में और लोक लेखा समिति की सहायता करता है। इसके बाद में लोक लेखा समिति के द्वारा प्रतिवेदन को समझने के लिए कभी कभी कैग को बुलाया जा सकता है, तो कैग वहाँ पर जाता भी है और इनको सलाह मशविरा भी देता है। ठीक है। अब मान लो कहीं पर सलाह की आवश्यकता है, सलाह देगा। अगर कहीं पर मार्गदर्शन की आवश्यकता है तो मार्गदर्शन भी करता है इस समिति का ये।
इसीलिए इसको मित्र व मार्गदर्शक भी कहते हैं। और जो कैग की भूमिका होती है तो जनता के धन की रक्षा के रूप में होती है। इसके बाद में जनता का जो पैसा होता है, जनता की गाड़ी कमाई का पैसा होता है, इसकी देखरेख करना ये हमारे कैग की जिम्मेदारी होती है। इसलिए हमारे कैग को सार्वजनिक धन का रखवाला कहते हैं, इसको वॉचडॉग कहा जाता है। आ रहा समझ में? तो सार्वजनिक धन का रखवाला इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो पैसा खर्च हो जाता है उसकी पूरी जांच पड़ताल करता है, और जिन जिन अधिकारियों ने अनावश्यक पैसा खर्च किया उनकी टांग पकड़ लेता है कि आपने पैसा कहाँ खर्च किया, बताओ, हमें इसका हिसाब चाहिए। तो इसलिए नियंत्रक महालेखा परीक्षक को वॉचडॉग भी कहा जाता है फ्रेंड। तो ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। अब इसके बाद में अंत में देखिए हमारे नियंत्रक महालेखा परीक्षक की आलोचना। तो अभी हमने आपको इनकी कार्य की, इनकी शक्तियों के बारे में, कार्य के बारे में, इनकी भूमिका के बारे में बताया है। अब इनके कुछ आधारों पर आलोचना भी की जाती है नियंत्रक महालेखा परीक्षक की। तो देखिए आलोचना से संबंधित पहला पॉइंट, तो पॉल एच एपलबी। तो पॉल एच एपलबी कौन थे फ्रेंड? तो आपको याद रखना होगा कि पॉल एच एपलबी लोक प्रशासन के प्रसिद्ध विद्वान हैं और ये संयुक्त राज्य अमेरिका के रहने वाले थे, ठीक है। तो इन्होंने एक सलाह दी और इन्होंने कहा कि जो सीएजी होता है, सीएजी का फुल फॉर्म कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसे लेखा परीक्षा के दायित्व से मुक्त कर देना चाहिए, ये इन्होंने कहा था। और पॉल एच एपलबी ने कहा कि इन्हें अनावश्यक रूप से बहुत अधिक शक्तियां दी गई हैं। कहाँ? भारत में, ठीक है। इसके बाद में अगला आ जाता है कि भारत में सीएजी का कार्य वास्तव में औपनिवेशिक शासन की एक विरासत के रूप में है। इसका मतलब ये हुआ कि अंग्रेज सरकार ने या अंग्रेजों ने जो पद को यहाँ पर स्थापित करके गए थे वही पद को हमने स्वीकार कर लिया और आज तक हमने कोई इसमें ज्यादा परिवर्तन नहीं किया। आ रहा समझ में? अब जो ब्रिटेन का कैग होता है तो ब्रिटेन के कैग में और हमारे भारत के कैग, मतलब सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, दोनों के कैग में डिफरेंस होता है। कैसे? तो ब्रिटेन का जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक होता है वहां का जो कैग होता है वह हाउस ऑफ कॉमन का मेंबर होता है, और वहां पर ब्रिटेन में अगर पैसा खर्च करना है तो वहां की सरकार कैग से पूछती है कि हमें इतना पैसा चाहिए। लेकिन क्या भारत में ऐसा प्रावधान है? क्या भारत में ऐसा प्रावधान है ही नहीं। यहां पर हमारा कैग लोकसभा का सदस्य नहीं होता। इसके बाद में हमारे जितने भी अधिकारी होते हैं, जितने विभाग के अधिकारी हैं, क्या ये कैग से पूछते हैं कि हमें इतना पैसा खर्च करना है? नहीं है, ऐसा कुछ प्रावधान नहीं है। तो जैसा अंग्रेजों ने यहाँ पर पद को स्थापित करके गया था वैसे वैसे हम लोगों ने इसको अपना लिया है, इसमें कोई चेंजेस हमने आज तक नहीं किया। इस आधार पर आलोचना होती है। अगला पॉइंट है आलोचना का कि संसद की लेखा परीक्षा को, संसदीय दायित्व के महत्व को बड़ा चढ़ाकर देखा जाता है, यह भी इसकी आलोचना का एक महत्वपूर्ण बिंदु है। इसके बाद फिर अगला इनके बारे में कहा जाता है कि जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक होते हैं इन्हें अच्छे प्रशासन के बारे में न तो पता होता है और न ही ठीक से जानते हैं और न ही इनसे अपेक्षा की जाती है। इनके बारे में तो ये कहा जाता है कि अगर किसी विभाग का मान लो उप सचिव है तो विभाग का उपसचिव से, वो जो विभाग का उपसचिव है तो विभाग का उपसचिव इनसे ज्यादा ज्ञान रखता है। आरा समझ में? विभागों की समस्या क्या है ये सीएजी को पता नहीं होता। विभागों की समस्या क्या है इसके बारे में तो वहां का उपसचिव सीएजी से ज्यादा जानता है। तो फिर इसे हर विभाग की जांच करने का अधिकार क्यों दिया गया? तो इस आधार पर हमारे भारत में कैग की आलोचना की जाती है फ्रेंड, जो आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसी के साथ हमारा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का टॉपिक समाप्त हो जाता है फ्रेंड। तो एग्जाम में इससे प्रीलिम्स में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और आप इसे ठीक से पढ़िएगा। तो इसी के साथ आज का हमारा सेशन समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आपके लिए लेकर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, देखते रहिए कल्याणी आईएएस एकेडमी के सभी वीडियोस जो आपको प्रतियोगी परीक्षा में सफलता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।